हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो संवैधानिक जीवन दस्तावेज है। तो संवैधानिक जीवन दस्तावेज कैसे है उसी पे बात करेंगे हम। तो ये 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कि हमारा जो संविधान है, संविधान जो है उसमें सभी की इच्छाओं को, जैसे हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी इच्छाओं का प्रतिबिंब है कि किस तरीके से जो उनकी इच्छाएं हैं। तो संविधान जो है तो वो कब लागू हुआ? संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान हमारा हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो लागू होने के बाद आज 70 से 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है जो अभी भी चल रहा है। इसके चलने के पीछे क्या कारण है कि एक जीवांत दस्तावेज है। देखिए, जीवांत और जीवांत ना होने में क्या फर्क है? जीवांत वो होता है कि जो निश्चित एक निरंतर प्रक्रिया में रहता है, कि जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है या दैनिक जीवन में चल रहा होता है वो जीवांत कहलाता है। और जो दैनिक जीवन में नहीं होता उसे हम जीवांत नहीं कहते हैं। तो हमारे संविधान को जीवांत बनाते हैं, उसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं। जीवांत कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात, जो संविधान एक जीवांत दस्तावेज कैसे है? संविधान को जीवांत क्या बनाते हैं? संविधान को जीवांत बनाने के पीछे यहां पर 3 कारण हैं। सबसे पहले परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन। नंबर 1, परिस्थितियों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होता है कि जैसी परिस्थितियां होती हैं। देखिए, संविधान के हमारे जो संविधान निर्माता लोग थे उन लोगों ने देखा कि समय अभी तो ऐसा है, अभी जनता कम पढ़ी लिखी है, फैशन थोड़ा सा कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में फैशन क्या होगा, जनता पढ़ी लिखी होगी, या उस समय के जो भविष्य में आने वाले लोग होंगे उन लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं अलग हो सकती हैं। जैसे पहले के समय आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल क्लोथ लोग पहनते थे, आजकल वेस्टर्न क्लोथ पहन रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भाई ऐसी चीजें हैं तो कहीं कहीं परिवर्तन आएगा। जनरेशन पहले की अलग थी, उनके विचार अलग थे, उनकी सोच अलग थी, उनके पहनावा अलग था, लेकिन आज आप देखते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। तो उसी के लिए तो उन्होंने देखा कि क्या परिस्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है कि आज खाने के लिए कम मिल रहा है, भविष्य में आने के लिए खाने के ज्यादा हो या कम हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं कि कैसी परिस्थिति आ सकती है। तो परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन, परिस्थिति के अनुरूप और परिवर्तन की बात करते हैं। भाई परिवर्तन तभी होगा कि जब परिस्थितियां रहेंगी। तो जीवांत यही तो बनाता है कि आज देखते हैं संविधान संशोधन होता है कि अगर ये जीवांत नहीं होता तो संविधान संशोधन कहीं ना कहीं नहीं होते। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करते हैं समयानुसार गत्यात्मक गतिशीलता, तो समय अनुसार जो है, समय के साथ समयानुसार गत्यात्मक गतिशीलता, अगर इसमें बात आती है कि समय के अनुसार, जैसा समय है उसी के अनुसार ये गतिशील है। जिस समय में आप रह रहे हैं इस समय के अनुसार इस हमारा संविधान है गतिशील है, आगे बढ़ता रहता है कि समय के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। कि अगर यही परिवर्तन नहीं आते या यही गति इसमें नहीं होती, देखिए आज की मांगे हैं, आप देखते हैं कि समय से तरह तरह के परिवर्तन आ गया। पहले लोग एक व्यक्ति कमाता था तो 10 लोग खा लेते थे, लेकिन आज 10 लोग कमा रहे हैं तो एक को बिठा के नहीं खिला पाते। ये सारी चीजों को देखते हुए इच्छाएं बढ़ गई हैं, आकांक्षाएं बढ़ गई, आज दिखावा भी बहुत सारा हो गया है। तो इस समाज में इन सब चीजों को देखकर संविधान निर्माताओं ने कहीं कहा कि जो इंसान है इच्छाएं उसकी बढ़ती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती है। तो उसी चीज को लेकर जो है संविधान निर्माताओं ने इस चीज को दिया है। तो भाई गत्यात्मक होना चाहिए। गत्यात्मक का मतलब कि भाई परिवर्तन होता रहे, आगे बढ़ता रहे, गति रहे। कि अगर एक चीज लिख के नियमों को रख दिया जाए तो क्या आप कहेंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं जो समाज है वो नियमों का पुलिंदा बना के रख दिया जाए, क्या ये उचित है? नहीं है। तो गत्यात्मक नहीं कहलाएगा कि जिन नियम को आपने बना दिया और कभी आप डेली लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल को कभी जीवन में उतारा ही नहीं, तो वो क्या होता है? लिखित नियमों का पुलिंदा होता है, बस केवल रख दिया गया लिख के, भैया कहीं 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 काम करेंगे, ऐसा काम आपने किया नहीं। तो गत्यात्मक नहीं है। गत्यात्मक वो होता है
जिसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाए या समय उसी के अनुसार चल रहा हो तो गत्यात्मक कहलाता है। आवश्यकता अनुसार संशोधन संभव है कि इसमें कहते हैं कि भाई आवश्यकता अनुसार संशोधन की, अब देखिए मांग आती है, संशोधन संभव है। अब मांग आती है कि भाई संशोधन चाहिए कि परिवर्तन जब आया तो संशोधन करना पड़ता है कि बहुत सारी मांगे होती हैं। जैसे आज आपने देखे काफी संशोधन हुए हैं, धारा 370 को हटा दिया गया, भी संशोधन के द्वारा किया गया, 35C को हटा दिया गया, भी संशोधन है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं संशोधन है। कहें कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है, ये भी संविधान संशोधन ही है। भाई जैसे नियम बनाए गए, नियम तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, आधार दे दिया गया। अब उसी स्ट्रक्चर को जो है कि हमें संशोधित करना है समय के साथ साथ, समय में आने के बाद। जैसे भी आपने देखा कि पहले जो महिलाओं की शादी करने की उम्र थी पहले 18 साल थी, अब 21 कर दी गई है। तो तरह तरह से सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं कि अब समय के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो यही चीजें हैं। पहले जम्मू कश्मीर के राज्य था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो ये भी संशोधन के माध्यम से हुआ। तो यही जो है संविधान को जीवांत बनाते हैं। किसी भी संविधान को जीवांत तभी कहा जा सकता है जब वो डेली लाइफ में लोगों के काम आता हो, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो या लोगों के लिए बना हो, तो वो जीवांत कहलाता है। अगर उसको लिख के छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं वो संविधान जो जीवांत नहीं होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन जो है वो कैसे होता है और संविधान संशोधन क्या है। तो संविधान में संशोधन, देखिए संविधान में संशोधन आप कैसे कर सकते हैं। जो आपका संविधान है, संविधान को संशोधन करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो चलिए संशोधन की प्रक्रिया में केवल संसद से ही शुरू होती है। संशोधन की प्रक्रिया कहां शुरू होती है? संशोधन की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है। संसद से शुरू होती है, संसद मेन होता है, संसद से शुरू होती है। अगर भैया संसद ही ना रहे तो क्या संशोधन होगा? नहीं होगा। तो संशोधन की प्रक्रिया जो है वो संसद से होती है। तो संसद जो भी होता है, अब संसद का क्या होता है, इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो सबसे पहले जो विधेयक होता है उसको पारित करना पड़ता है। आपने पढ़ा विधेयक कितने तरह का होता है? विधेयक 2 तरह का होता है। तो चलिए जब इससे गुजरता है और संसद में जाता है तो शुरुआत कहीं ना कहीं किसी भी संशोधन की वो संसद से शुरू होती है। और संशोधन की प्रक्रिया किसमें दी गई है? संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किसमें दी गई है? 368 में। कहीं कहीं संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 में दी गई है। कह रहे कि इसमें संशोधन का अर्थ क्या होता है? संशोधन का अर्थ मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना करके उसी ढांचे पर कहीं कहीं थोड़ा सा परिवर्तन ला देना। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना करते हुए थोड़ा सा ही परिवर्तन उसमें ला देना ही संशोधन कहलाता है। कि मूलभूत ढांचा जो भी है उसे बिल्कुल परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसी के बिहाफ पे उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाता है। बात यह है। इसके बाद जो है कि थोड़ा सा परिवर्तन मूलभूत ढांचे में थोड़ा परिवर्तन, अगर हम बात करते हैं मूलभूत ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद संशोधन के मामले में जो हमारा संविधान है वो लचीला और कठोर है। कह रहे कि हमारा जो संविधान लचीला भी है और कठोर है, दोनों का मिश्रण है। लचीला क्या होता है भाई? जो संविधान लचीला है कि भाई इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कठोर है वे कि जो मूलभूत ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता है और उसमें संशोधन करके उसको परिवर्तन किया जा सकता है। तो संशोधन करना। फिर आगे बात आती है कि भाई 1950 में जो लागू हुए अब तक के 103 संशोधन हो चुके हैं। अब ज्यादा ही हो गए हैं, लगभग 103 से
124 संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। तो इसमें कई कमजोर वर्गों पर 10% का आरक्षण भी दिया गया है, ईडब्ल्यूएस, जिसे आप देखते हैं कमजोर वर्ग में लगभग 10% आरक्षण दे दिया गया है। पहले जनरल वाले लोग मांग कर रहे थे कि एससी एसटी ओबीसी को तो दे दिया गया, भैया हमें भी दे दीजिए। तो 10% आरक्षण जनरल कोटा को भी मिल गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के तहत इकोनॉमिकल वीकर लोग जो भी हैं उनके लिए है। तो उसमें इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन लोगों के लिए दिया गया है। चलिए, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में अगला टॉपिक जो आता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। जो भी विधेयक होता है वो अभी आपने देखा इसमें कि 10% आरक्षण सवर्ण को मिल गया है। और इसमें आगे बात करते हैं भाई, तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए जाता है। भैया एक बार विचार कर लीजिए इस पर, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, कि उस पर पुनर्विचार करें या ना करें, उसको भेज दे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति, ये होता है उसमें। तो इस तरीके से संशोधन जो होता है कि संशोधन कैसे होता है, इस प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, क्या परिवर्तन होता है, लचीला कठोर क्या होता है। तो ये संशोधन का कहीं न कहीं की क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। अब संशोधन के तरीके पर हम बात करेंगे। संशोधन का तरीका, संशोधन के तरीके में बात कर लेते हैं। संशोधन का तरीका क्या होगा। संशोधन के तरीके सबसे पहले एक तो होता है कि सामान्य बहुमत पर, संसद में सामान्य बहुमत। अब संसद में सामान्य बहुमत पे क्या क्या हो सकते हैं, तो नंबर 1 होता है संसद में सामान्य बहुमत। संसद में सामान्य बहुमत से के आधार पर प्रावधान हो सकता है कि सामान्य बहुमत क्या होता है कि भाई जैसे कि 1/3 आधे लोगों का समर्थन मिल गया तो सामान्य बहुमत हो जाता है। सामान्य बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर आसानी से उसको कर सकते हैं। कई इससे बात आती है कि नए राज्यों का निर्माण करना सामान्य बहुमत से हो सकता है, कि जैसे किसी राज्य को अलग करना है तो सामान्य बहुमत से उसे किया जा सकता है कि राज्य को अलग करने के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे राज्य अलग हुए हैं, तो इनको सामान्य बहुमत से संसद में लाके उसको पारित किया जा सकता है। बात आती है कि राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना हो तो सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। राज्य की सीमा में परिवर्तन लाना हो, उसका नाम बदलना हो, ये संसद के पास अधिकार होता है कि किसी भी देश के जो राज्य उसमें है उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, उनकी सीमाओं को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। ये राज्य के जो संसद होती है वो देश की, उसके पास अधिकार होता है। आगे बात आती है राज्यों का जो उच्च सदन होता है। राज्य में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन जो विधान परिषद होता है, विधानसभा जो निम्न सदन होता है। ऐसे देश में लोकसभा जो आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। तो लगभग 6 राज्यों में अब तक विधान परिषद है और सभी राज्यों में लगभग विधानसभाएं हैं। विधान परिषद जो होती है वो उच्च सदन होती है। तो उसमें नागरिक के प्राप्ति और संप्राप्ति कि नागरिकों, जो हमारे देश में नागरिकों की प्राप्ति है, जो वो नागरिक जो होते हैं वो देश के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। आगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, इसी से किया जा सकता है कि सामान्य बहुमत के द्वारा सामान्य बहुमत पारित करके क्या क्या किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार को बढ़ाया जा सकता है, उसके अधिकार को बढ़ाया। संसद के दोनों सदन में अलग बहुमत पारित किया जा सकता है। आगे है भैया दूसरा कि संसद के दोनों सदनों में अलग बहुमत पारित किया जा सकता है। दोनों सदनों में अलग बहुमत पारित किया जा सकता है। पारित किया जा सकता है कि अलग बहुमत पारित करके उसको किया जा सकता है। विशेष बहुमत या आधे राज्यों के समर्थन से संशोधन। आगे बात आती है कि विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या होता है, या आधे राज्यों से ज्यादा का समर्थन। आधे राज्यों से ज्यादा का समर्थन। आधे राज्यों से ज्यादा का समर्थन जब होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। विशेष बहुमत में तो आधे राज्यों से ज्यादा का समर्थन होना चाहिए, बिना उसके संशोधन नहीं हो सकता।
तो कौन कौन से संशोधन है जिसमें आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है वो विशेष बहुमत में आता है। अगर उसको निर्वाचन करना तो विशेष बहुमत के तहत उसका तरीका अपनाया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा होता है। जैसे केंद्र और राज्य की जो शक्तियां होती हैं कि किसके पास कितनी पावर होगी, केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, तो इन सब का जो बंटवारा होता है वो कहीं न कहीं विशेष बहुमत के तहत होता है। इसे सामान्य बहुमत से पारित नहीं कह सकता है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य की बात होती है, तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और बात करते हैं हम संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात होती है कि राज्य में कितना प्रतिनिधित्व होगा, तो वो भी बातें जो हैं वो विशेष बहुमत से पारित की जाती है। तो संशोधन का जो तरीका है वो यही 3 तरीके से संशोधन होता है। सामान्य बहुमत से होता है, या दोनों सभाओं में अलग अलग बहुमत पारित करके होता है, या फिर विशेष बहुमत के द्वारा होता है। तो आपने देख लिया कौन कौन से बहुमत पारित करके क्या होता है। अब कहते हैं कि भाई संविधान में इतने संशोधन हुए तो क्यों है, संविधान में इतने संशोधन होने के पीछे क्या कारण है कि समय के साथ साथ परिवर्तन आना, कभी कभार तो संशोधन जो है कि अपनी फायदे के लिए भी राजनीतिक पार्टियों ने किया है कि जब जरूरत पड़ी कि हमें कार्यकाल बढ़ा लेना चाहिए और कार्यकाल कम कर लेना चाहिए, तो उस समय इन लोगों ने अपने इस प्रावधान का भी कुछ ऐसे संशोधन जो अपवाद हैं उस पर किए गए और तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। कुछ विवादास्पद संशोधन ऐसे रहे हैं जिसमें अगर हम विवादास्पद संशोधन की बात करते हैं तो इसमें रहा है 38वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। विवादास्पद, विवाद वाले कौन कौन से रहे संविधान संशोधन? 38वां, 39वां और 42वां। ये जो संशोधन है कहीं कहीं से विवाद रहा है। इन विवाद को आपातकाल की श्रेणी में, ये संशोधन उसी श्रेणी में विपक्षी सांसदों को जेल में थे जब, तब इसको असीमित अधिकार को लेकर इसको पारित कर दिया गया था। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो अपनी सत्ता चाहती हैं, हर कोई चाहता है कि जो जिसकी सरकार केंद्र में है वो राज्यों में भी रहे, ताकि जो भी मलाई है आसानी से खाई जा सके बिना किसी रोक टोक के। तो इसी चीज को लेकर ये विवादास्पद जो भी रहे आपके 38वां, 39वां और 42वां इमरजेंसी के दौरान हुए थे, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी कहीं न कहीं तभी बनाए गए थे। तो इस दौरान कह रहे संविधान संशोधन जो हुए इसी तरीके से हुए। तो कह रहे कि बात आती संविधान में किए गए जो संशोधन है उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। संविधान संशोधन की श्रेणी, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया संविधान संशोधन। एक तो प्रशासनिक संशोधन, प्रशासनिक संशोधन किया गया भाई कि प्रशासन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं मान लो राज्य बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको छोटा कर दिया जाए, राज्य को छोटा कर दिया जाएगा तो प्रशासन अच्छे से चलेगा। तो ये प्रशासनिक संशोधन हो गया। या लगता कि कहीं यहाँ गड़बड़ी है या भाषा के आधार पर दिक्कतें आ रही तो उसको बदल दिया जाए, तो ये प्रशासनिक संशोधन होता है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करते हैं, फिर दूसरा होता है कि संविधान व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित दूसरा होता है संविधान की व्याख्या। संबंधित संशोधन, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो संशोधन होते हैं दूसरा तरीका ये हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि संविधान की व्याख्या कैसे, संविधान क्या कहता है, संविधान में किस तरीके से चलना है, कैसे नहीं चलना है, तो सारी चीजें हैं। अब आगे बात आती है राजनीतिक आम सहमति पर उत्पन्न संशोधन। राजनीतिक आम सहमति पर, राजनीतिक आम सहमति, आम सहमति पर संशोधन में होता है। राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं कि आपस में संशोधन करके आपस में समझौता करके कहीं कहीं जो संविधान बना लेती हैं, तो राजनीतिक आम सहमति पर बनता है। तो इस तरीके के जो संविधान संशोधन है ऐसे होते हैं। तो संविधान के मूल जो सिद्धांत है उस पर बात करेंगे हम। केशवानंद भारती का मामला जो भी है वो केशवानंद भारती मामला 1973 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद संविधान में कुछ ऐसी शक्तियां दे दी गई, भैया कहीं कहीं आप संशोधन करते हैं तो उन शक्तियों के अंदर है कि संशोधन करना है, ठीक है, कि उसमें रहना है। और इसी के आधार पर कि जो सीमाएं हैं
कि एक सीमा बनाई गई, संविधान में दी गई है कि अगर आप संशोधन करते हैं तो इसी सीमा के अंतर्गत आपको रह के संशोधन करना है। और बाकी संविधान का उल्लंघन करने पर, अगर संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो उस समय किसका फैसला मान्य होगा? न्यायपालिका का। अगर संविधान संशोधन हो गया है और गलत हो गया है तो उस दौरान न्यायपालिका का जो भी समझौता हो, जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। अगर संशोधन गलत तरीके से किया गया है तो न्यायपालिका ही उसमें सर्वोच्च होगी, जो वो कहेगी उसी के आधार पर जो इनका होगा फैसला होगा। दस्तावेज कैसे कि संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। संविधान जो भी है एक गतिशील दस्तावेज है। क्या है? गतिशील दस्तावेज है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भैया जीवांत है, डेली लाइफ में उपयोग हो रहा है। मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया इसको। करें कि इसमें लगभग 73 वर्षों के बीच, 73 वर्षों में अनेक दौर से गुजरा, अनेक संशोधनों से गुजरा, अनेक तनावों से गुजरा है। तो उस समय संयोजन की स्थिति बनती है, परिवर्तन की स्थिति बनती है। तो उस परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए क्या सामंजस्य बनाया गया। प्रतिकूल स्थितियों में नई नई चुनौतियां आई, बहुत सारी चुनौतियां आई। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे असम हो गया, तो जहां पे कहीं आतंकवादी गतिविधियां अक्सर मिल जाती देखने को, या शरणार्थी आ जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत सारे विवाद हुए, उन सबको सुलझाना, उन सब सिचुएशन को बदलना। अभी आपने कहा हाल ही में जम्मू कश्मीर का मामला था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विरोधाभास थे कि भैया उनको अनेक दर्जा क्यों दिया गया है। तो इन सब चीजों को बदलते रहना, परिवर्तन में लाना, यही जो होता है इसको जीवंत बनाए रखता है। कि अब धारा 370 की ही बात कर ली जाए। धारा 370 उनके पास थी, 35A था उनके पास। कहेंगे उनको एक दोहरी नागरिकता थी उनके पास, जो कि हमारे देश में एक ही नागरिकता की बात चलती है कि पूरा देश जो होगा, जो नागरिक होगा वो एक ही देश का होगा। तो यही है जीवांत दस्तावेज कि अगर उसके जो नियम है, नियम कानून जो भी हैं, अगर वो सही से चल रहे हैं या जीवन उसको डेली लाइफ में उतारा गया है तो उसको जीवांत दस्तावेज कहते हैं। डेली लाइफ में अगर उतारा नहीं गया है तो कहीं ना कहीं वो जीवांत दस्तावेज नहीं कहलाएगा। तो परिवर्तन जो है, यही परिवर्तन, संशोधन, यही इसको जीवांत बनाते हैं। आप डेली लाइफ में इसका उपयोग करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये आपको जीवांत बनाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें संशोधन में या कहीं न कहीं की संविधान में न्यायपालिका का क्या योगदान है, संविधान में न्यायपालिका का योगदान, न्यायपालिका का योगदान की हम बात करते हैं कि भाई न्यायपालिका क्या होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि भाई न्यायपालिका जो होती है न्यायिक व्याख्या करती है। संविधान के जो संशोधन हुए हैं, क्या हुए हैं, तो उनकी न्यायिक व्याख्या करती है। शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समूह संबंधी उपबंधों का अनौपचारिक रूप में कई संशोधन किए गए, न्यायपालिका द्वारा किया। इनमें ढांचे में बनाए रखने के लिए सक्रियता से योगदान दिया। तो अगर कहीं भी, मैंने पहले बता दिया कि न्यायपालिका की जो अहम भूमिका होती है, अगर कोई भी संविधान संशोधन गैर कानूनी तरीके से कर दिया गया या शक्तियों के अंदर नहीं रहा तो उसको न्यायपालिका गलत ठहरा सकती है और उसको खारिज कर सकती है। ये शक्तियां न्यायपालिका के पास होती हैं। तो ये रहा कहीं ना कहीं आप लोगों का एक छोटा सा जो वीडियो, जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को देखकर आप एग्जाम में जाएं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती इस चैप्टर से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बताएं। अगला आने वाला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, तो आप लोग एंजॉय करें और अपने एग्जाम को, आने वाले आगामी एग्जाम को अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।